आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सबका स्वागत है इस प्रथम डिजिटल प्रबुद्ध एकल नाट समारोह में, जिसका आयोजन छत्रपति शाहू जी महाराज की जयंती के अवसर पर किया जा रहा है, जिसके आयोजक गणों में डॉक्टर कीर्तिपाल जी पुणे से और संजय सारे जी नागपुर से। आप दोनों ही वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, नाटककार हैं, लेखक हैं, निर्देशक हैं, अभिनेता हैं। तो आपके सहयोग से ये एकल नाट समारोह आयोजित किया जा रहा है। आज की जो प्रस्तुति है वो सम्यक नाट संस्थान लखनऊ की प्रस्तुति है। प्रस्तुति का नाम है वेटिंग फॉर वीज़ा। वेटिंग फॉर वीज़ा डॉक्टर वसंत मोहन जी द्वारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की राइटिंग और स्पीचेस संपादित किए कि जो 12वां वॉल्यूम है उसके 5वें अध्याय में वेटिंग फॉर वीज़ा का जिक्र है। वेटिंग फॉर वीज़ा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के स्वयं के संस्मरण और अन्य 2 व्यक्तियों के संस्मरण हैं, जिसमें आज जिस संस्मरण पर हम बात करेंगे वो वेटिंग फॉर वीज़ा का हिंदी अनुवाद देश के वरिष्ठ साहित्यकार आलोचक कमल भारती जी ने किया है। इसमें 5 संस्मरण हैं, जिसमें हम दूसरे संस्मरण पर आज उसका पाठ करेंगे कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपनी नौकरी के लिए बड़ौदा महाराज के यहाँ गए तो उस दौरान उनको किन किन परिस्थितियों और कैसी पीड़ा को उनको झेलना पड़ा। तो प्रस्तुत है वेटिंग फॉर वीज़ा, हिंदी अनुवाद कमल भारती जी। उन्नीस 1916 में मैं भारत वापस आया। मुझे उच्च शिक्षा के लिए हिज हाइनेस महाराज बड़ौदा ने अमेरिका भेजा था। मैंने वहाँ 1913 से 1917 तक कोलंबिया विश्वविद्यालय में न्यूयॉर्क में पढ़ाई की। सन 1917 में मैं लंदन आया और लंदन विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र विभाग में मैंने स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश ले लिया। सन 1918 में मुझे बीच में ही पढ़ाई छोड़कर भारत आना पड़ा। मेरी शिक्षा बड़ौदा राज द्वारा हुई थी। उस समय मैंने राज में सेवा करने के लिए करार किया था। तदनुसार मैं सीधे बड़ौदा आ गया। जिन कारणों से मैंने बड़ौदा राज की नौकरी छोड़ी थी वो मेरे वर्तमान उद्देश्य के लिए बिल्कुल अप्रासंगिक है, इसलिए मैं उन कारणों में जाना नहीं चाहता। मैं केवल बड़ौदा में अपने सामाजिक अनुभवों को यहाँ आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। यूरोप और अमेरिका में अपने 5 साल के प्रवास में मेरे दिमाग को जरा भी महसूस नहीं हुआ कि मैं एक अछूत हूं। अछूत होने का एहसास मुझे तभी हुआ जब मैं भारत आया। जब मैं स्टेशन से बाहर आया तो मुझे सबसे ज्यादा इसी सवाल ने परेशान किया, कहां जाऊं, कौन मुझे जगह देगा। मुझे बहुत घबराहट थी। मुझे पता चला कि यहां हिंदू होटल हैं जिन्हें वीशी कहा जाता है। वे मुझे जगह नहीं देंगे। वहां ठहरने की जगह लेने का एक ही रास्ता था कि मैं अपनी जाति को छिपाऊं, पर मैं इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि ये मुझे पहले से ही पता था कि यदि मुझे पहचान लिया गया, जो कि निश्चित था, तो उसके लिए गंभीर परिणाम मुझे भुगतने पड़ेंगे। बड़ौदा में मेरे मित्र थे जो पढ़ने के लिए अमेरिका आए थे। यदि मैं वहां गया तो क्या वो मेरा स्वागत करेंगे? मैं अपने आप में निश्चित नहीं था। वे अपने परिवार में एक अछूत को प्रवेश
देकर परेशानी में पड़ सकते हैं। मैं यहाँ ये सब सोच ही रहा था कि स्टेशन की छत के नीचे खड़ा था कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तब मुझे लगा मुझे कोई ना कोई जगह तलाश करनी ही चाहिए। मैं अकेला रह गया था, सिर्फ कुछ चालक रह गए थे वहां पर, जिन्हें कोई यात्री नहीं मिला था और वो मेरी ओर निहार रहे थे। एक ने आकर कहा, यहां एक पारसी होटल है जहां तुम पेइंग गेस्ट बनकर रह सकते हो। ये सुनकर कि यहां कोई पारसी सराय है, मुझे बड़ी खुशी हुई। पारसी लोग ज़ोरास्ट्रियन धर्म के अनुयायी हैं। वहां मुझे अछूत के रूप में अपमानित किए जाने का कोई डर नहीं है, बल्कि उनका धर्म अस्पृश्यता को नहीं मानता। इस आशा और भय मुक्त मन से प्रसन्न होकर मैंने अपना सामान उसकी गाड़ी में रखा और चालक से मैंने पारसी सराय चलने को कहा। पारसी सराय 2 मंजिले भवन की थी, जिस पर भूतल पर एक वृद्ध पारसी और उसका परिवार रहता था। वो केयर टेकर था, वहां का प्रभारी, जो ठहरने वालों सैलानियों के लिए खाना सप्लाई करता था। जब गाड़ी वहां पहुंची तो पारसी प्रभारी ने मुझे ऊपर की मंजिल दिखाई। मैं अंदर आ गया और गाड़ी चालक मेरा सामान लेकर ऊपर आ गया। मैंने उसे भाड़ा दिया और वो चला गया। मुझे बड़ी खुशी हुई। अंततः मेरे ठहरने की समस्या हल हो गई थी। मैं अपने कपड़े उतार रहा था क्योंकि मैं हल्का होना चाहता था। इसी बीच केयर टेकर हाथ में एक रजिस्टर लेकर आया। उसने मुझे अंधनक देखा और ये जानकर कि मेरा पास कोई सादरा और कस्ती नहीं है, जो दोनों चीज किसी को पारसी साबित करती है, रूखे स्वर में उसने मुझसे पूछा, कौन हो तुम? और बगैर ये जाने कि ये पारसू समुदाय की सराय वो सिर्फ पारसियों के लिए दिया जाता है, मैंने उसे बताया, मैं हिंदू हूं। उसे ये सुनकर धक्का लगा और मुझसे बोला कि तुम यहां 1 मिनट भी नहीं रह सकते। उसका जवाब सुनकर पूरी तरह हिल गया और सारा उत्साह खत्म हो गया। फिर वही सवाल था, कहां जाऊं? अपने को संभालते हुए मैंने उससे कहा, यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो किसी को कोई कुछ भी नहीं पता चलेगा। मैं हिंदू हूं, मैं इस तरह से रहने में कोई आपत्ति नहीं है। उसने उत्तर दिया, तुम यहां कैसे रह सकते हो? मैं यहां आने वाले सभी लोगों के रजिस्टर का विवरण रखता हूं। मैंने उसकी मुश्किल को देखकर कहा, अरे रजिस्टर में दर्ज करने के लिए वो मुझसे पारसी मान सकता है। जब मुझे कोई आपत्ति नहीं है तो तुम्हें क्यों आपत्ति होनी चाहिए? तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, मेरे यहाँ रहने से तुम्हारी आमदनी होगी। मैंने देखा कि वो मेरे पक्ष में सहमत सा लग रहा था। स्पष्ट था कि लंबे समय से उसके पास कोई सैलानी नहीं आया था और कुछ पैसा कमाने का ऐसा अवसर भी उसके पास पहले कभी नहीं आया था। अतः वो इस शर्त पर तैयार हो गया कि मैं उसे रहने और खाने का 1.5 रुपया रोजाना दूंगा और रजिस्टर में अपना विवरण पारसी के रूप में दर्ज करूंगा। वो नीचे चला गया। मैं खुशी से उछल पड़ा। समस्या हल हो गई थी और मैं बहुत प्रसन्न था। किंतु हाय, मुझे तब ये नहीं पता था कि ये खुशी थोड़ी देर की थी। जब मैं अपनी कुछ पुस्तकों को छांट रहा था जिन्हें मैं पिछली रात को लाया था और पुस्तकालय वापस करनी थी, तो मुझे बहुत से लोगों की सीढ़ियों चढ़ने की आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा सैलानी होंगे जो यहां ठहरने के लिए आए हैं, इसलिए मैं बाहर निकलकर देखने लगा कि वे कौन साथी हैं।
तत्काल मैंने देखा कि 1 दर्जन गुस्से से भरे हुए लंबे हट्टे कट्ठे पारसी हाथों में लाठियां लिए मेरे कमरे की ओर आ रहे हैं। मैंने समझ लिया कि वो सैलानी नहीं है और तुरंत ही उन्होंने इसका सबूत भी दे दिया। वे कमरे के अंदर आए और लाइन से खड़े हो गए और सवालों की बौछार लगा दी। तुम कौन हो? तुम कहां से आए हो? और तुम यहां क्यों रह रहे हो? तुमने अपना पारसी नाम क्यों रखने की हिम्मत की? तुम बदमाश हो। तुमने पारसी सराय को दूषित कर दिया है। मैं खामोश सा खड़ा रहा। मैं कोई जवाब नहीं दे सका। मैं अपने पारसी होने के झूठ पर अटक नहीं रह सकता था। ये सचमुच एक धोखा था और धोखा पकड़ा गया। मुझे यकीन है यदि मैं इस खेल में जो मैं खेल रहा था अटल रहता तो क्रूर और मातंद पारसियों की भीड़ मुझ पर हमला कर देती और इसमें मेरी मृत्यु भी हो सकती थी। मेरा दब्बूपन और मेरी खामोशी ने मुझे इस विपरीत परिस्थितियों से बचा लिया। उनमें से एक ने मुझे कहा, कब खाली कर रहे हो? जल्दी से जल्दी और आज ही और तुरंत ये सराय खाली करके चले जाओ, नहीं तो इसका भुगतान तुम्हें करना पड़ेगा और दंड भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। समझ में आया? और यही मुझे बड़ौदा छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और सिर्फ 11 दिन में ही मुझे मुंबई वापस आना पड़ा। लाठियों से लैस दर्जन भर पारसियों का आकर मुझे धमकाना और उनके सामने दया के लिए मुझे गिड़गिड़ाते हुए खड़े रहना एक ऐसा दृश्य है जिसने इतने लंबे समय 18 वर्ष तक भी अपना प्रभाव खत्म नहीं किया। मैं आज भी उसका सजीव वर्णन कर सकता हूं। इसे याद कर कर कभी कभी आंखों से आंसू गिर पड़ते हैं। मुझे पहली बार पता चला कि एक हिंदू के लिए अछूत जितना अछूत है और एक पारसी के लिए भी उतना ही अछूत है। एक हिंदू के लिए जो आदमी अछूत है, एक पारसी के लिए भी वो आदमी